Subscribe now. हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन का जितना भी प्रश्न आया है नवोदय विद्यालय में अभी तक, जब से नवोदय विद्यालय का परीक्षा हो रहा है, उसमें जितना भी प्रश्न आया है उस सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं उसके बारे में जो चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है उसको पहले बता दे रहा हूँ कि, और उसमें जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, उसे मैं बता दे रहा हूँ। और उसको मैं जब समझा दूंगा आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, और तब इस वीडियो को देखें, मतलब आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ऐसा किया हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार है और स्वागत है आपका इस चैनल नवोदय वाला में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं त्रिभुज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि त्रिभुज क्या है। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे देखिए, ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा, और क्या हुआ? घिरा हुआ है। तो इस आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक त्रिभुज बनाया है और यहाँ पे भी त्रिभुज बनाया है। अब चलिए त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो देखिए त्रिभुज के दो कैटेगरी में बांटा गया है। त्रिभुज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, उसके कोण के माप के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। पहला, कोण के माप के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया। जी हाँ, तो कोण के माप के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में, यानी कि तीन प्रकार है उसका, तीन भाग में बांटा गया है। इसका मतलब तीन प्रकार है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। फिर से बोल रहा हूं, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब चलिए, तो हम जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि एक न्यून कोण होता है। कोण को भी तीन तरीका से बांट, मतलब कोण का तीन प्रकार होता है, यानी तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण होता है ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको कहते हैं न्यून कोण। और समकोण किसको कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। और अधिक कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब त्रिभुज पे चलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा 90 डिग्री से छोटा, यानी कि न्यून कोण हो, उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि अधिक कोण हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब चलते हैं दूसरा प्रकार पे, यानी त्रिभुज का प्रकार किसके बेस पे? भुजा के माप के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। अब दूसरा क्या है? भुजा के माप के आधार पर, यानी कि भुजा कितना लंबा है या बराबर है कि बराबर नहीं है, उसके आधार पे त्रिभुज का प्रकार। तो देखिए भुजा के माप के आधार पे त्रिभुज का तीन प्रकार है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। फिर से सुनिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अब मैं बता रहा हूं कि किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? समान हो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। समबाहु, सम मीन्स होता है बराबर और बाहु मीन्स होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका सभी, यानी कि तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। विषमबाहु त्रिभुज फिर से सुन लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब चलिए अब उसके फॉर्मूला पे चलते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप उसका बाउंड्री का कुल लंबाई होता है। जैसे इसका परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इस बाउंड्री का, जो बाउंड्री गोले गोले इसका बाउंड्री है, उसका कितना कुल लंबाई है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि एक भुजा ए बी, बी सी और सी ए को जोड़ देंगे तो इसका कुल जो बाउंड्री का कुल लंबाई है वो निकल जाएगा। तो किसी भी आकृति का बाउंड्री का कुल लंबाई जो होता है वही परिमाप होता है। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्षेत्रफल पे चलते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल
होता है उस आकृति द्वारा कितना जगह छेका गया है। जी हाँ, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है कि उस आकृति द्वारा कितना जगह छेका गया है। जैसे कि इस त्रिभुज से देखिए, इस त्रिभुज के अंदर यानी कि इस त्रिभुज के द्वारा ये कितना जगह छेका गया है, इस अंदर को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जितना जगह छेकेगा उस भाग को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। जैसे कि इसमें भी अगर ये आयत है तो आयत कितना मतलब जगह छेकेगा, तो वो जितना जगह छेकेगा आयत के लिए वो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? अब क्षेत्रफल में देखिए, मैं त्रिभुज में बता रहा हूं कि आपको त्रिभुज नवोदय विद्यालय के लिए त्रिभुज में 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल पड़ता है। नवोदय विद्यालय के लिए त्रिभुज में 2 क्षेत्रफल पड़ना है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 ही त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। मतलब अभी तक जितना प्रश्न आया है सभी में नहीं, मतलब जो भी प्रश्न आया है अगर आया है तो 2 ही त्रिभुज के क्षेत्रफल से आया है, तो इसीलिए मैं उसको बता रहा हूं। तो एक आया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज का। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये त्रिभुज में देखिए ये एक कोण जो है, जो कोण बी है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इसको कहेंगे, इस त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है यानी जिस पे त्रिभुज रहता है उसको कहते हैं आधार। उसको क्या कहते हैं, आधार। और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, जो 90 डिग्री के ये सामने वाला 90 डिग्री का भुजा होगा ना, तो इसको कहते हैं कर्ण। और जो बचा हुआ यानी कि इसको कहते हैं, इस वाले भुजा को कहते हैं लंब। और लंब को ऊंचाई भी कह देते हैं, लंब को क्या कह देते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। तो इसमें जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा, आप देखने से भी आपको पता चल रहा हो कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ा है। तो चलिए चलते हैं क्षेत्रफल पे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, ये आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई मींस लंब को ही यहाँ पे ऊंचाई भी बोल दे रहे हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या बोले थे, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज हम बनाया है ABC, तो इसमें क्या देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, सब आपस में बराबर है, तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना जगह छेक रहा है। तो कितना जगह छेक रहा है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये आप इसका जो है तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए कि अगर एक का लंबाई भुजा, अगर हम मान लेते हैं कि एक का लंबाई क्या है, भुजा है, तो ये भी भुजा हो जाएगा, ये भी भुजा। तो इसीलिए लिखे हैं कि √3, इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे थे बताने के लिए, पर वहां पे आपको बताएंगे। देखिए ये इसमें क्या है कि 2 भुजा आपस में बराबर है, इस त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर है, तो इसको कहेंगे समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मींस भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर है, उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और ये देखिए इसको क्या है, इस त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मींस जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं। देखिए ये अलग भुजा ये भी है, BC का माप अलग हो जाएगा और BC का माप अलग हो जाएगा और AC का माप अलग हो जाएगा। मींस तीनों भुजा का अगर माप करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक और है कि समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए ओनली। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, इस जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण, और जिस पे त्रिभुज रहता है उसको कहते हैं क्या, आधार, और इसको कहते हैं लंब। तो एक इसमें फॉर्मूला है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम आधार के स्क्वायर करके और लंब के स्क्वायर करके जोड़ दे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए ऐसे भी ये कर्ण जो है वो साइड क्या है, सबसे बड़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आधार के स्क्वायर करके और लंब के स्क्वायर करके जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो त्रिभुज अब मेरा खत्म हो गया। अब चलते हैं किसकी ओर, आयत। क्या है आयत, आयत को जानते हैं। देखिए आयत क्या होता है, तो आयत होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये AB,
ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है आपस में, और ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका, चतुर्भुज में 4 भुजा वाला आकृति, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो देखिए ये प्रत्येक कोण क्या है, चारों कोण 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अब चलते हैं परिमाप। तो परिमाप देखिए, परिमाप हम बता दिए कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का कुल लंबाई, मींस कि यहाँ पे यह आयत है तो इस आयत का बाउंड्री का जो कुल लंबाई होगा ना, यही कहलाएगा परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। तो क्षेत्रफल हम क्या बताएं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप निकालिए, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है कि उस आकृति द्वारा कितना जगह छेका गया है। तो देखिए इस आकृति के द्वारा कितना जगह छेका गया, तो यही आप इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अंदर में जो जगह है वही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उस क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब चलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, तो देखिए विकर्ण बताते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा आयत बना रहे हैं, ये आयत बना दिए ए बी सी और डी। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, ये एक ए हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो एक कोण छोड़ के और दूसरे कोण से मिलाइए, एक कोण छोड़कर दूसरा कोण से मिलाइए और उससे जो लाइन बनेगा ना वही कहलाता है विकर्ण। एक कोण छोड़कर दूसरा कोण, यानी कि जो सटा हुआ कोण है ना उसे छोड़ दीजिए और उससे दूसरा वाला कोण को मिलाइए, तो जो लाइन बनेगा यानी कि जो भुजा बनेगा उसको कहते हैं विकर्ण। तो यही कहलाएगा क्या, विकर्ण। जैसे अब यहां से देखिए इस कोण को बी सी और डी में देखिए, तो बी है और इसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और इसको बी को डी से मिला दीजिए, बी को किसको, डी से मिला दीजिए। तो इससे जो लाइन बना, रेखा बना, भुजा बना, उसी को कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है समझ में आया। तो विकर्ण बराबर भी फॉर्मूला होता है, यानी कि इस विकर्ण जो बना, ये विकर्ण या फिर ये विकर्ण जो बना उसका कितना लंबाई होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर, यानी आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं कि इस विकर्ण का फॉर्मूला, यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला बच्चे याद ही नहीं रखते हैं, उनको परिमाप और क्षेत्रफल तो याद रहता है पर विकर्ण भूल जाते हैं। और विकर्ण से क्वेश्चन आया हुआ है नवोदय में, इसीलिए आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो देखिए, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट यानी रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब चलते हैं वर्ग की ओर। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जी हाँ, वर्ग देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग का चारों भुजा, ये जो 4 भुजा है ना, वो चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये कहते हैं इसी को वर्ग। तो आप सोचिए, तो वर्ग का अगर मैं देखिए एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये और ये भुजा क्या है, बराबर है, मतलब चारों बराबर है। तो ये और ये भी बराबर हो गया, मींस आमने सामने का भुजा भी बराबर हो गया, और ये भी बराबर हो गया। तो इधर भी आमने सामने का भुजा बराबर हो गया और सारा कोण क्या है, 90 डिग्री का भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं। तो जी हाँ, वर्ग एक आयत होता है। सुनिए ध्यान से, वर्ग एक आयत होता है जिसका जो लंबाई और चौड़ाई होता है ना, बराबर होता है। देखिए इसको कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई आयत में। तो वर्ग भी क्या है, वर्ग भी एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई, कैसा आयत है, उस आयत, वैसा आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया, इसीलिए तो सभी जो भुजा है यानी चारों भुजा है वो बराबर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि वर्ग भी एक आयत है, कैसा आयत है, वैसा आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। तो चलिए अब इसके फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो परिमाप, तो वर्ग के परिमाप क्या होगा, परिमाप में बता दिया, 2 बार बता दिया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। ये एक भुजा जो है जितना लंबाई है उसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो वही उसका परिमाप निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा के स्क्वायर, यानी जितना भुजा के लंबाई है उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब विकर्ण की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ग का भी विकर्ण वैसे ही निकलेगा। जैसे देखिए
एक कोण छोड़ के दूसरा कोण से मिला दीजिए। जैसे ए को हम किससे मिला दे रहे हैं, सॉरी सी से मिला देंगे, आप समझिएगा। इसको मान लीजिए हम सी से मिला दिए, तो जो ये लाइन बना यानी कि जो भुजा बना उसी को कहते हैं विकर्ण। तो इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। और इस विकर्ण का कितना लंबाई होगा उसके लिए फॉर्मूला है √2 गुने भुजा, यानी √2 गुने भुजा। एक और यहाँ पे विकर्ण बनेगा, अगर B से हम D की ओर बढ़ा दें यानी कि C को छोड़ के इसके साथ मिला दें, तो ये भी जो बनेगा उसको भी विकर्ण ही बोलेंगे। और ये विकर्ण दोनों का जो लंबाई सेम होता है। यहाँ पे भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये विकर्ण का अलग लंबाई होगा और ये विकर्ण का अलग होगा, नहीं, ये दोनों विकर्ण का लंबाई बराबर होगा। और कितना होगा, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ भी ये दोनों विकर्ण का लंबाई सेम होगा और कितना होगा, √2 गुने भुजा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए घनाभ की ओर। तो घनाभ क्या होता है, देखिए घनाभ क्या होता है। तो घनाभ आप देखे होंगे, आप रूम देखे होंगे, तो रूम कैसा होता है, रूम के पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। मीन्स ऐसा आकृति जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि घनाभ कैसा है। तो देखिए, अब चित्र देखिए, ये जो है, ये आकृति जो दिख रहा है आपको, ये आकृति जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, घनाभ है। तो घनाभ क्यों इसको बोल रहे हैं, देखिए इसके पास ये क्या है, लंबाई है। ये जो ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, उसको कहते हैं लंबाई, इसको कहते हैं क्या, लंबाई। और क्या है, चौड़ाई है, कितना चौड़ा है, और ऊंचाई भी है, और क्या है, ऊंचाई भी है। तो ऐसा आकृति जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक, तो घनाभ समझ में आ गया। आप यहाँ भी देखिए, आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि देखिए इस आकृति का ये क्या है, लंबाई, जिसको L से हम दिखाए हैं। लंबाई को किससे, L से। L से क्यों दिखाए हैं, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए L से डिनोट किए हैं। अब देखिए ये वाला जो है भुजा, वो क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई को किससे दिखाए हैं, यानी B से डिनोट किए हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसको ब्रेथ बोलते हैं, तो इसलिए B से दिखाए हैं। अब ये वाला जो है वो क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसलिए इसको H से डिनोट किए हैं। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो घनाभ आपको समझ में आया कि घनाभ कैसा है, आपको मैं चित्र में भी बता दिया। अब देखिए आयतन, यहाँ आयतन का फॉर्मूला है। आपने तो कभी आयतन सुना ही नहीं, क्योंकि देखिए त्रिभुज, आयत और वर्ग का तो आयतन होता ही नहीं है। मीन्स आयतन उसी आकृति का होता है जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आयतन उसी आकृति के पास होता है जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो देखिए आयतन क्या होता है, अब वो मैं बता रहा हूँ। आयतन होता है कि किसी भी आकृति द्वारा कितना जगह छेकेगा, मीन्स कितना जगह छेकेगा पूरा स्पेस में भी। मीन्स कि ये नहीं कि सिर्फ नीचे कितना जगह छेक रहा है, चारों तरफ कितना जगह छेकेगा, वही उसका क्या होता है, आयतन। जैसे इस आकृति कितना जगह छेकेगा, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके और ऊपर तक जगह छेकेगा। मीन्स कि इतना जगह छेक रहा है, तो जितना जगह छेक रहा है स्पेस में जितना जगह छेक रहा है वही उसका आयतन होता है। और उसको दूसरे भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस डब्बा में, दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं कि ये डब्बा है। देखिए ये डब्बा मैं खोल दिया हूं, तो ये डब्बा में कितना, कोई भी सामान कितना अटेगा। मान लीजिए हम इसमें रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं। सपोज कीजिए कि इस डब्बा में पानी रखा जा सकता है, तो पानी इसमें जितना रख सकते हैं, यानी जितना पानी को हम इसमें डाल सकते हैं वही उसका आयतन कहलाएगा। जी हाँ, पानी जितना भर सकते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो आपको आयतन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए घनाभ के आयतन बराबर क्या फॉर्मूला है, L गुने B गुने H। क्या फॉर्मूला है, L गुने B गुने H। L गुने B गुने H मीन्स L मीन्स लंबाई, B मीन्स चौड़ाई, H मीन्स ऊंचाई। मतलब लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई। अब आयतन समझ में आएगा कि घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H। अब चलिए विकर्ण की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है विकर्ण, तो देखिए इसमें विकर्ण क्या होता है, तो इसमें भी वैसे ही कीजिए। मान लीजिए, देखिए आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये है घनाभ। अब घनाभ में ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। तो
तो एक हम क्या बोले कि विकर्ण निकालने के लिए एक कोण छोड़ के, यानी कि जो नजदीक वाला कोण रहता है उसको छोड़ के और उससे जो दूर वाला कोण है उसके साथ मिलाते हैं। इसका मतलब है कि इसको इसके साथ तो मिला हुआ है, यानी इससे साथ मिला हुआ है, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा। इसको एक छोड़कर जो आगे वाला कोण होगा उसके साथ अगर इसको मिला दीजिएगा, देखिए आप इसके साथ अगर इस तरह मिला दीजिएगा तो यहाँ से जो ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ से जो ऐसे बनेगा लाइन, वो जो लाइन बनेगा यानी वो जो भुजा होगा वही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो देखिए यहाँ से इस कोण की ओर जो लाइन आएगा, यानी कि जो लाइन मिलेगा, जो उससे जो भुजा बनेगा वही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो आपको विकर्ण समझ में आएगा। तो अब वहां पे फॉर्मूला क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो विकर्ण बना उसका लंबाई कितना होगा, उसको लंबाई को निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो विकर्ण बना उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट यानी कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको यहां तक आयतन और विकर्ण समझ में आ गया हो गया। अब हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण और पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण मीन्स पूरा पूरा, संपूर्ण मीन्स पूरा पूरा, और पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ मतलब होता है सतह, पृष्ठ मीन्स सतह, यानी कि पूरा पूरा घनाभ का जितना भी सतह है सभी सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मीन्स देखिए ये घनाभ है, तो ये घनाभ है, तो ये घनाभ का एक सतह ये हुआ, यानी एक पृष्ठ कहलाएगा ये, तो और एक कहलाएगा ये नीचे वाला, और एक उससे या ये इसके जो सामने वाला सतह होगा वो, और एक ये कहलाएगा ये, और इसके जो एक इधर सामने वाला होगा, और एक नीचे और एक ऊपर। यानी कि कितना सतह हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 पृष्ठ हुआ, यानी 6 सतह। सतह नहीं समझ रहे, ये जो पृष्ठ हुआ इसको पृष्ठ बोल रहा है, यानी इसको सतह को क्या बोल रहा है, पृष्ठ। तो जितना भी संपूर्ण मतलब होता है पूरा पूरा, मतलब जितना भी घनाभ का सतह है, पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ से जो यहाँ तक है वो एल है, ये क्या है एल, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये है उसको लंबाई बोल दिए यानी एल, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसको बोल रहे हैं बी। बी क्यों, क्योंकि ये चौड़ाई है तो चौड़ाई के बी से डिनोट करते हैं, तो बी। और यहाँ से यहाँ तक जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई, यानी ऊंचाई को हम डिनोट कर रहे हैं एच से। किससे कर रहे हैं, एच से कर रहे हैं। तो देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो वो पूरा क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 सतह, 6 गो सतह है ना, तो 6 सतह का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं इसको बता भी सकता था कि कैसे निकलता है, पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, सिर्फ वही काम में आएगा, इसलिए अब मैं फॉर्मूला पे चलता हूँ। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच। फिर से मैं बता रहा हूँ 2 इंटू एल गुने बी, एल गुने बी मीन्स लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस बी गुने एच मीन्स बी गुने एच मीन्स चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस एल गुने एच मीन्स लंबाई गुने ऊंचाई। यानी आप कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि 2 इंटू एल गुने बी, फिर क्या प्लस में बी गुने एच, फिर एल गुने एच। फिर से आप ऐसे याद करेंगे 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच, फिर एल को एच से गुना करेंगे यानी एल गुने एच। तो यही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चलते हैं घन की ओर, यानी घन किसको कहते हैं। तो देखिए आप घनाभ अगर समझ गए तो घन बहुत ही आसान है। क्यों, घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो घन में क्या होता है कि वो जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ में हुआ तो वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग माप का है। और घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें भी होता है, पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाता है। जी हाँ, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों बराबर हो जाता है, तो उसको कहते हैं घन। तो देखिए अब घन का आयतन, तो इसका आयतन मीन्स कि घन जो बना लंबाई, यानी कि ऐसे समझिए ये लंबाई हो गया इतना,
इतना ही चौड़ाई होगा और इतना ही ऊंचाई होगा। और आप समझिए कि इस तरह से एक क्या बनेगा, आकृति बनेगा, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसका सेम हो उससे जो आकृति बनेगा उसको घन बोलेंगे। तो घन का आयतन मीन्स कितना, घन का आयतन मीन्स कि उसमें घन अगर हम बनाए हैं तो उसमें कितना पानी अटेगा। आप इस तरह समझ लें कि उसका आयतन मीन्स कि उसमें कितना पानी अट जाएगा, यानी पानी कितना अट जाएगा, जितना वो जगह स्पेस छेक सकता है, यानी कि ऊपर में भी और साइड में भी जितना जगह छेक सकता है, जितना जगह छेक सकता है वही कहलाता है आयतन। तो आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है घन का, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। यानी एक मान लीजिए घन का, ये देखिए ये लंबाई हो गया, घन का ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको देखने में कैसा लग रहा है, एकदम समान लग रहा है, यानी कि सभी बराबर लग रहे हैं। तो जी हाँ, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सब बराबर होता है। तो उसको हम भुजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भुजा बोल देते हैं। तो एक 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 का जो माप है उसको कह दिए भुजा। तो इसका आयतन बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, भुजा का क्यू। क्या फॉर्मूला बन गया, भुजा का क्यू। और भुजा को हम ए से भी दिखाते हैं, आप एल से भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं बुक में रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ए क्यू लिख दीजिए। अगर जहां जिस बुक में ए से दिखाया, एल से दिखाया उसमें एल क्यू हो जाएगा। तो आयतन क्या हो जाएगा घन का, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यू। अब इसका भी, घन का भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मीन्स पूरा पूरा, और पृष्ठ मीन्स सतह, यानी इसका भी 6 सतह होगा। तो सभी सतह का अगर क्षेत्रफल, सभी सतह का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सोचिए ये क्या है, इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे। जब घनाभ था तो ये जो सतह है वो कैसा सतह है, आयताकार सतह है। ये जो सतह है वो कैसा है, आयत का आकार का। कैसे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस सतह का सिर्फ आप देखिए, सतह को सिर्फ देखिएगा तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये कैसा हो गया, आयताकार हो गया। और ये भी देखिए, ये भी लंबाई और ये चौड़ाई, सॉरी ये भी मतलब हाँ, ये भी इसमें लंबाई बोल सकते हैं और ये चौड़ाई, तो ये भी अलग अलग है। मीन्स सभी सतह जो है घनाभ में, सभी सतह जो होते हैं वो होते हैं कैसा, आयताकार। और जो घन होता है उसमें सभी सतह वर्गाकार होते हैं, यानी वर्ग के आकार के होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक वर्ग का भुजा ए है और ऐसा ऐसा 6 सतह है, यानी कि तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी भुजा क्या स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर यानी मीन्स कि ए स्क्वायर जब आप 6 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6a स्क्वायर, मीन्स कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फार्मूला सिर्फ रट लीजिए कि यही होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर मैं डिटेल से पढ़ाता तो आपको और भी बेहतर समझ में आता, एकदम एक भी चीज ऐसा नहीं रहता जो नहीं समझ में आता। इसमें मैं बहुत चीज छोड़ दे रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताता कि कोण कितना होता है, फिर किनारा का लंबाई कितना होता है, सतह कितना होता है। सतह तो खैर बता दिया, लेकिन अगर डिटेल पढ़ाता तो और भी बेहतर समझ में आता। फिर भी देखिए यहाँ पे आप फार्मूला को इसी तरह आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी इसको 6 स्क्वायर 6a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर एक भुजा की लंबाई को हम a मान लिए तो, अगर कोई किताब में l मान लिया तो l स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स कि 6 गुने l स्क्वायर हो जाएगा। अब विकर्ण क्या होता है, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण तो समझा दिए। तो उसी तरह एक को छोड़कर जो मिलाते हैं उससे जो लाइन बनता है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, √3 गुने भुजा। तो ये विकर्ण का होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं कई एक बार आया है नवोदय में इस मतलब फॉर्मूला पे क्वेश्चन, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये बच्चा को याद ही नहीं रहता है, विकर्ण नहीं याद रहता है और ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, और इस पे क्वेश्चन आया है। अगर आपको याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, फंस जाओगे, तब आप पछताओगे। इसीलिए आप याद रखें। तो देखिए कमरा की चारों दीवार का क्षेत्रफल, अगर आपके घर में कमरा तो जरूर होगा, रूम होगा ना जी, तो रूम होगा तो उसका 4 दीवार है, तो चारों दीवार का कितना क्षेत्रफल होगा उस का मतलब उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो देखिए कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। मीन्स कि जो आयत का, देखिए आयत का जो परिमाप होता था ना, उस परिमाप में सिर्फ ऊंचाई से गुना कर दीजिए। देखिए आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, और जो
परिमाप आयत का है ना, उसी में ऊंचाई से गुना कर दीजिए, उसी में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला है, इतना ही फार्मूला में सारा कुछ आपका मतलब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उससे पहले और कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं जो बच्चा कभी ध्यान ही नहीं देता है और उस छोटा सा चीज के चलते वो पूरा नंबर खो के आता है एग्जाम में, पूरा नंबर उसका कट जाता है। देखिए कहां पे कटता है। परिमाप है तो परिमाप का इकाई क्या होगा, इकाई मीन कि परिमाप को किसमें नापते हैं। जैसे कि आप बोल दे कि आलू लाइए, तो आलू अगर आपके घर में आपके जो मम्मी हुए वो बोले कि बेटा जाओ और आलू लेके आओ, तो आप पूछेंगे ना कि कितना आलू चाहिए, मिस 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए या 4 केजी 5 केजी। क्या हुआ कि आलू को कितना आलू चाहिए उसको किसमें नापते हैं, केजी में। ठीक उसी प्रकार आपको अगर दूध के लिए भेजा जाए तो आप बोलेंगे कि कितना लीटर दूध चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 1 लीटर चाहिए या 2 लीटर चाहिए, तो दूध को किसमें, लीटर में। और अगर इसी प्रकार तेल के लिए भेजते हैं तो तेल भी लीटर में नापाता है, मिस उसको तेल को मीटर में मापते हैं, नापते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर परिमाप है तो उसका इकाई क्या होगा, इकाई मीन्स कि वो किसमें नापेंगे, इकाई मीन्स कि वो परिमाप को किसमें नापेंगे। तो देखिए परिमाप को इकाई, परिमाप का जो इकाई होता है वो होता है मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इसी तरह होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर मीन्स इकाई होता है। परिमाप का इकाई क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, मीन्स कि परिमाप को मीटर और सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर क्षेत्रफल है वो किसी का परिमाप हो, आयत का परिमाप हो, वर्ग का परिमाप हो या फिर त्रिभुज का परिमाप हो, सभी का परिमाप का जो इकाई होगा वो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इकाई होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार क्षेत्रफल का इकाई जानते हैं कि क्षेत्रफल को किस में मापते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल को, जो क्षेत्रफल का जो इकाई है यानी क्षेत्रफल को जिसमें मापते हैं वो है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्षेत्रफल का जो इकाई हो गया वो मीटर स्क्वायर हो गया या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कि हमेशा स्क्वायर में ही मापते हैं। तो आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्षेत्रफल निकालिए, अब मान लीजिए आपका आंसर आ गया 336, ठीक, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें 336 सेंटीमीटर भी दिया है और 336 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है कि 336 सेंटीमीटर वाला आंसर मारे या 336 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला मारे। तो देखिए आपसे पूछा क्या था, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं कहाँ पे इसका उपयोग है। अब देखिए एक चीज और, आयतन, घनाभ और घन के लिए आयतन पढ़े, तो घनाभ और घन के लिए जो आयतन पढ़े तो आयतन को किस में मापते हैं। जिस प्रकार आप आलू लाने गए तो बोले कि केजी में लाएंगे, ठीक उसी प्रकार आयतन है तो आयतन को किस में मापेंगे। तो आयतन को मापने के लिए होता है, मीन्स आयतन का इकाई होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। आप मतलब जिसमें लंबाई को ले ले और उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखिए क्यूब को घन भी बोलते हैं, जैसे इसको ये मीटर क्यूब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं मीटर क्यूब और इसको हिंदी में पढ़ते हैं घन मीटर। घन मीटर, घन मीटर मीन्स कि मीटर के पावर में 3, घन मीटर मीन्स मीटर के पावर में 3, और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स कि सेंटीमीटर के पावर में 3, तो उसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर का क्विक जो रिवीजन आप कहिए, कंसेप्ट कहिए, सभी इसमें मैं बता दिया हूं। अगर आप इसमें इतना देख लिए ना तो आपको पूरा जो इस चैप्टर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है सभी मैं कराऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। आप इसमें इस चैप्टर यानी कि परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के अभी तक जितने प्रश्न आए हैं, मैं बार बार इसी पे जोर दे रहा हूं कि अभी तक जितने प्रश्न आए हैं ना नवोदय विद्यालय में सभी को मैं कराने जा रहा हूं। तो हो सकता हो कि मैं एक पार्ट और इसका बना दूं, मीन्स आधा क्वेश्चन करा दूं, नहीं तो हो सकता है कि इसी में करा दूं। देखते हैं क्या होता है। इस चैप्टर का अभी तक जितना भी प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछा गया है सभी का हल दूसरा वीडियो में कराया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।